ट्रेनिंग ली है तो उसके मुताबिक मुझे काम मिलना चाहिए। अब हमारे यहाँ जैसे पियोन की नौकरी आई यूपी में ना 2016 में, तो 360 नौकरी के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उसमें आप देखें तो 380 पीएचडी थे और 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो मतलब वो पियोन की नौकरी काम कर रहे हैं। आपके जो एनडीटीवी पे दिखाया था 2017 में कि जो एमबीए हैं वो नाली साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो नाली साफ करने का क्या है, वो टेस्ट हो रहा था कि सफाई कर्मचारी बनने का। रेलवे में 2019 में जब भर्ती निकली ग्रुप सी, ग्रुप डी की, तो 35,000 नौकरी, उसके लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया बच्चों। फिर नेता लोगों ने कहा नहीं नहीं आज क्या देंगे हम, क्योंकि जनता कहेगी आज मेरे हाथ में क्या आएगा, आज मुझे बस का टिकट मिलेगा या मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी या मुझे साइकिल मिलेगी या लैपटॉप मिलेगा या 2,000 रुपए प्रति माह मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो एक क्रेडिबिलिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वो खत्म हो गई है। आम नागरिक को लगता है कि हमें हरदम बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे आज क्या दोगे। अब इसका असर क्या हो रहा है कि इसका असर ये हो रहा है कि सारी सरकारें ज्यादा खर्च कर रही हैं। अब महाराष्ट्र में उन्होंने जो ये लाडली बहना वाली स्कीम के जो उसमें किया, तो उसमें 46,000 करोड़ रुपए जो खर्च होगा, जो वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो नंबर घटा रहे हैं महिलाओं का। और फिर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको बढ़ा देंगे इलेक्शन में आने के बाद, वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें तो 65,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो ये हालत पंजाब के भी हैं, ये हालत हिमाचल में भी हैं, ये जो आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अब दे रही हैं, है ना। जो जिसको प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कहा, तो प्रधानमंत्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया रेवड़ी, क्योंकि उन्होंने किसानों को दिया 6,000 रुपए वगैरह और चीजें देने के उन्होंने प्रॉमिस किया। तो ये सारा का सारा ये है कि क्रेडिबिलिटी सिस्टम की खत्म हो रही है, इसलिए ये सारा तो मिल रहा है काम। यहाँ पे भी काम मिले अगर उसके मुताबिक तो वो करेगा काम। तो जब तक नहीं मिलता तो क्या कर रहा है, मोबाइल फोन पे लगा हुआ है खाली, है ना, या फिर वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चला गया है ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है। एक तो काम नहीं मिल रहा और परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर कितना खर्च किया, आपको दिल्ली भेजा, आपको जब प्रयागराज भेजा, इतना पैसा खर्च हुआ और आप तो निकम्मे हो। तो परिवार में भी उनको जो सुनने को मिल रहा है, घर पे बाहर जाते हैं तो भी सुनने को मिल रहा है। तो अब वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में जा रहे हैं। अब पैसा है नहीं तो वायलेंस चल रही है घर में, तो यानी कि वायलेंस घर में घुस गई है। इस सोशल इफेक्ट बहुत जबरदस्त है बेरोजगारी का। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है जो शिक्षित नौजवान है, क्योंकि जो अशिक्षित है वो तो बेचारा जो कहीं जो फावड़ा चला लेगा, कहीं कुदाल चला लेगा, कुछ कर लेगा, पर शिक्षित चाहता है कि कोई सही ढंग का काम मिले। तो जब उसको नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा है ना। दूसरा हमारे जो बेरोजगारी है वो महिलाओं में है। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो बहुत ही न्यूनतम है। तो हमारा जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बहुत कम है, क्योंकि जैसे ब्राजील है, चीन है, अमेरिका है, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 65 से 70% के बीच में। हमारे यहाँ वो 50% करीब है, यानी कि 15 से 20% लोग कम काम कर रहे हैं। अब वजह है कि उनको काम नहीं मिल रहा। तो महिलाएं जो हैं घर पे तो काम करती हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलती है उसकी, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जब आदमी को भी जो काम है वो बहुत कम मिल रहा है या बहुत कम तनख्वाह पे है। तो ई श्रम पोर्टल सरकार ने बनाया। जब हमारे यहाँ लाखों करोड़ लोग पलायन किए शहरों से गांव की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि भाई कितने हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो सरकार ने कहा अच्छा हम एक ई श्रम पोर्टल बना देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे यहाँ 30 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया। जो नागरिक को काम नहीं, वो कहता है जैसे मैंने ट्रेनिंग ली है उसके मुताबिक मुझे काम मिलना चाहिए। अब हमारे यहाँ जैसे पियोन की नौकरी आई यूपी में ना 2016 में, तो 360 नौकरी के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उसमें आप देखें तो 380 पीएचडी थे और 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो मतलब वो पियोन की नौकरी काम कर रहे हैं। आपके जो एनडीटीवी पे दिखाया था 2017 में कि जो एमबीए हैं वो नाली साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो नाली साफ करने का क्या है, वो टेस्ट हो रहा था कि सफाई कर्मचारी बनने का। रेलवे में 2019 में जब भर्ती निकली ग्रुप सी, ग्रुप डी की, तो 35,000 नौकरी, उसके लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया बच्चों ने, है ना। फिर 60 लाख सिर्फ जो उसमें जो कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आपने देखा राइटिंग हो गया प्रयागराज में और पटना में और हैदराबाद वगैरह में। तो यूथ जो है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कह रहे हैं हम पढ़ भी लेते हैं
पर हमारे टाइम्स में आप देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जी, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर। बात करेंगे आज भारत की अर्थव्यवस्था, जी हाँ, भारत की इकोनॉमी के ऊपर। लगातार अगर हम आज के हाल ही की बजट की बात करें तो हमारी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कहा गया है कि हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे आ चुकी है। लेकिन जो इंडियन फॉरेन सर्वे की बात करें तो अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 9वें नंबर पे है। लेकिन अब आम नागरिक का हमारी गिरती अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, मेंटली अगर हम बात करें, सोशली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, तो अभी भी इंस्टेबिलिटी हमें बहुत ज्यादा नजर आती है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा नजर आती है। और आज इसी मुद्दे पर, इसी इशू पर बात करने के लिए लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। हमारे साथ आज एक रिनॉन पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं, जी हाँ, जेएनयू के एक्स प्रोफेसर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, और आज इन अहम मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में, और सर पंजाब में लुधियाना में भी आपका स्वागत है। सर, आप एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, बहुत लंबे समय से आप एक्स प्रोफेसर रह चुके हैं, इकोनॉमी आपने देखी है, भारत की अर्थव्यवस्था आप देखते आ रहे हैं। सर, अगर हम बैक टू बैक भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आपने कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले किस नजर से देखा है उसे? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में ना दो तबके हैं, एक संघर्ष क्षेत्र और एक असंघर्ष क्षेत्र है। तो अभी संघर्ष क्षेत्र तो ठीक कर रहा है, लेकिन असंघर्ष क्षेत्र गिरावट पे है। नोटबंदी हुई, नोटबंदी ने असंघर्ष क्षेत्र पे वो असर डाला। उसके अगले साल जीएसटी आ गया, उसका भी बुरा असर पड़ा। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जिसको एनबीएफसी क्राइसिस बोलते हैं, उसने गलत असर डाला। और फिर आया हमारा पैंडेमिक, जिसमें लॉकडाउन हुआ, उससे धराशायी हो गया, उससे अभी भी वो निकल नहीं पाया है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था, सरकार कह रही कि 7-8% बढ़ रही है, पर मेरा मानना है 1-1.5-2% बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी जो 9वें स्थान पे है। 2015-16 में जब ये हुआ, उस समय 10वें स्थान पे थे। सरकार कह रही कि अब हम 5वें पे आ गए। मेरा मानना है क्योंकि हम 1 या 2% पे ही बढ़े और पैंडेमिक में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में आई, तो इसलिए अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं 5वें स्थान पे, अभी भी 9वें स्थान पे हैं। और इसी तरह अगर अर्थव्यवस्था चलती रही तो हम 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं बनेंगे, और 2047 तक ये कहा जा रहा है कि हम उन्नत अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पर उन्नत अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगर सरकार के आंकड़े सही भी मान लिए जाएं तो $14,000 प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, जबकि अभी हम $2,700 पे हैं। तो अगर हम यही 7% पे ही बढ़ते रहे तो हम उससे बहुत दूर रहेंगे, है ना। हमको 11% का ग्रोथ चाहिए होगा, तब जाके हम उन्नत अर्थव्यवस्था बन पाएंगे। पर 20-22 साल तक 11% का ग्रोथ रेट किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ, हमारा भी नहीं होगा। तो इसलिए हम कोई अभी उन्नत अर्थव्यवस्था नहीं बनने वाले हैं। समस्या क्या है कि जो हम जो नीचे का तबका है, असंघर्ष क्षेत्र, उसमें 94% लोग काम करते हैं, और संघर्ष क्षेत्र में सिर्फ 6% लोग काम करते हैं। इसीलिए गैर बराबरी बहुत है। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई डाकिया है, सरकारी डाकिया, उसको 60-70 हजार मिलेगा, तो जो कुरियर वाला है उसको 8-9-10 हजार मिलेगा। कोई अगर कंपनी में जो ड्राइवर है तो उसको हो सकता है 70-80 हजार मिले, जो आपके जो टैक्सी ड्राइवर है उसको 8-9 हजार मिले। तो हमारे जो संघर्ष क्षेत्र और असंघर्ष क्षेत्र में बहुत फर्क है। सर, ये जो इनइक्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में पे स्केल ज्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम होता है, तो इस इनइक्वालिटी को लेकर हम गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से आगे आके सपोर्ट करेगी लोगों को? देखिए, जो हमारी गैर बराबरी होती है ना, 3 तरह की होती है। एक तो कंजम्पशन में होती है ना, एक इनकम में होती है, और एक वेल्थ में होती है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम होती है, और सरकार कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करती है। आप अगर सोचें तो अगर मैं आपसे ज्यादा अमीर हूं, समझिए मेरी आमदनी 1000 गुना आपसे ज्यादा है, तो क्या आपसे 1000 गुना ज्यादा गेहूं खाऊंगा या 1000 गुना ज्यादा नमक खाऊंगा? उतना ही खाऊंगा, बल्कि हो सकता है उससे भी कम खाऊं, है ना। तो कंजम्पशन में इनइक्वालिटी बहुत कम होती है, और सरकार का ध्यान सारा टाइम कंजम्पशन इनइक्वालिटी। असली जो इनइक्वालिटी होती है वो इनकम में और वेल्थ में होती है ना। तो इनकम जो इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अब वो क्यों है, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो जैसे टेक्नोलॉजी है, एक है असंगठित क्षेत्र है, एक कृषि है, कृषि में आमदनी कम होती है और नॉन एग्रीकल्चर में ज्यादा होती है, सर्विसेज में ज्यादा होती है और एग्रीकल्चर में कम होती है। फिर आप देखेंगे रीजनल डिस्पैरिटी है,
जैसे बिहार है बहुत गरीब है और महाराष्ट्र या तमिलनाडु या हरियाणा वो ज्यादा बहुत अमीर है, तो हमारी जो गैर बराबरी है उसमें कास्ट फैक्टर भी आता है, जेंडर फैक्टर भी आता है, तरह तरह के। तो इसलिए ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो इसलिए रोजगार पैदा करना है। अगर रोजगार पैदा करेंगे, सबके हाथ में काम होगा, तो वो भी जो है तरक्की करेंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी। अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि हम लोगों ने दिखाया कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें 60 करोड़ लोग जो है काम कुछ कर सकते हैं, है ना, जो 15 से 60 साल के उम्र के बीच में है ना। उनमें से सिर्फ 32 करोड़ हैं जिनके पास कोई ढंग का काम है। तो ये 32 करोड़ को 140 करोड़ को सपोर्ट करना है, यानी हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको 4.4 लोगों को सपोर्ट करना है ना। लेकिन अगर जो 28 करोड़ जिनके पास ढंग का काम नहीं है या काम बिल्कुल नहीं है, उनको भी काम मिल जाए तो हर एक व्यक्ति पे 2.2 लोग होंगे, तो परिवार की खुशहाली बढ़ जाएगी और जो गैर बराबरी है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर सरकार को कदम उठाने हैं तो सबसे बड़ा कदम होगा कि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसको मदद करे, वहां पे रोजगार पैदा हो। तो रोजगार पैदा होगा तो ठीक चीजें होंगी। अब असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कृषि। और कृषक की आमदनी बहुत कम है। तो जो पिछला 2017-18 का सर्वे आया उसमें दिखाया कि एक जो कृषक है उसकी कृषि से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय सिर्फ 27 रुपए है, जो गरीबी की रेखा के आसपास है। तो हमारे कृषक हैं वो कह रहे हैं कि हमें आमदनी ठीक नहीं है क्योंकि हमें दाम सही नहीं मिल रहा। तो कृषक को दाम सही मिलना इसी की लड़ाई हम पंजाब में देख रहे हैं, जो लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है। और इसीलिए जब 2004 में सर्वे हुआ था तो 40% किसानों कहा हम किसानी छोड़ना चाहते हैं, तो घाटे का सौदा है, हमें इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए जो कृषक को देखना। दूसरा सबसे बड़ा तबका हमारा माइक्रो सेक्टर है। हमारे अर्थव्यवस्था में एक लार्ज होता है, एक स्मॉल मीडियम होता है और एक माइक्रो होता है। तो लार्ज यूनिट तो करीब 6000 है, स्मॉल और मीडियम 6 लाख है, पर माइक्रो 6 करोड़ है, मतलब कि हर एक के बीच में 100 का अंतर है। और जो माइक्रो सेक्टर है उसमें एमएसएमई का 97.5% रोजगार है। अब हम माइक्रो को ही खत्म करते जा रहे हैं। नोटबंदी ने कर दिया, जीएसटी ने कर दिया, इन सब का असर उसके ऊपर हुआ, वहां पे गिरावट है। अगर 97% जो एमएसएमई का रोजगार है उसको आप खत्म करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा? तो इसलिए माइक्रो सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। अब माइक्रो सेक्टर इतना छोटा है, सरकार कह रही है हम उनको ऑर्गेनाइज कर देंगे, पर एवरेज में एम्प्लॉयमेंट कितना है? 1.7 का 1.7 लोग काम करते हैं। वो कहाँ तो बेचारा मार्केटिंग करेगा, कहाँ फाइनेंस करेगा, कहाँ वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा? तो वो तो ऑर्गेनाइज हो नहीं सकता। आप उसको किल कर सकते हैं, उसको आप वर्कर बना सकते हैं, है ना। उसी तरह किसानी में 85% जो किसान है वो छोटे या मझौले होते हैं, जो 5 एकड़ से कम करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। उनको आप किल करके उनको वर्कर बना सकते हो, बस यही कर सकते हो। तो इसलिए सपोर्ट करना जरूरी है, तभी रोजगार पैदा होगा। तो माइक्रो सेक्टर में उनको क्या मदद चाहिए? उनको टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए, उनको जो फाइनेंस की चाहिए जरूरत है, और उनको जो मार्केटिंग है। सर, पॉपुलेशन को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं? क्योंकि अगर हम अपनी जनसंख्या की बात करें तो किस तरीके से वो रैपिडली बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इंडियन मेंटालिटी की बात करें तो जो लेबर वर्क है वो कहती है कि हमें अगर हम किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें अपने अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती पर मंथ, तो वो काम ही नहीं करते, वो पीछे हट जाते हैं। तो किस तरीके से ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था को हम बात तो करते हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो आम नागरिक है वो काम करना ही नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं कि आम जो नागरिक को काम नहीं, वो कहता है जैसे मैंने ट्रेनिंग ली है उसके मुताबिक मुझे काम मिलना चाहिए। अब हमारे यहाँ जैसे पियोन की नौकरी आई यूपी में ना 2016 में, तो 360 नौकरी के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। उसमें आप देखें तो 380 पीएचडी थे और 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो मतलब वो पियोन की नौकरी का काम कर रहे हैं। आपके एनडीटीवी पे दिखाया था 2017 में कि जो एमबीए हैं वो नाली साफ कर रहे हैं, क्योंकि वो नाली साफ करने का क्या है, वो टेस्ट हो रहा था कि क्या सफाई कर्मचारी बनने का। रेलवे में 2019 में जब भर्ती निकली ग्रुप सी, ग्रुप डी की, तो 35,000 नौकरी, उसके लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, बच्चों ने, है ना। फिर 7 लाख सिर्फ जो उसमें जो को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आपने देखा राइटिंग हो गया प्रयागराज में और पटना में और हैदराबाद वगैरह में। तो यूथ जो है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो कह रहे हैं हम पढ़ भी लेते हैं पर हमारे मुताबिक हमें काम नहीं मिल रहा, हमको कोई मीनियल काम करना पड़ रहा है, हम कहीं जब ठेला चला रहे हैं, कहीं हम पकौड़ा तल रहे हैं, कहीं हम सब्जी बेच रहे हैं, है ना। लेकिन सर जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर जाके हर तरीके का काम करने को तैयार है। जी हाँ, वो क्योंकि वहां पे मिल रहा है काम, यहाँ पे भी काम मिले अगर उसके मुताबिक तो वो करेगा काम। तो जब तक नहीं मिलता तो क्या कर रहा है, मोबाइल फोन पे लगा हुआ है खाली, है ना, या फिर वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चला गया है ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है।
एक तो काम नहीं मिल रहा और परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर कितना खर्च किया, आपको दिल्ली भेजा, आपको जब प्रयागराज भेजा, इतना पैसा खर्च हुआ और आप तो निकम्मे हो। तो परिवार में भी उनको जो सुनने को मिल रहा है, घर पर जो बाहर जाते हैं तो भी सुनने को मिल रहा है। तो अब वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में जा रहे हैं। अब पैसा है नहीं तो वायलेंस चल रही है घर में, तो यानी कि वायलेंस घर में घुस गई है। इस सोशल इफेक्ट बहुत जबरदस्त है ये बेरोजगारी का। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है जो शिक्षित नौजवान है, क्योंकि जो अशिक्षित है वो तो बेचारा जो कहीं जो फावड़ा चला लेगा, कहीं कुदाल चला लेगा, कुछ कर लेगा, पर शिक्षितता चाहता है कि कोई सही ढंग का काम मिले। तो जब उसको नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ही बड़ा है ना। दूसरा हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है वो महिलाओं में है। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है वो बहुत ही न्यूनतम है। तो हमारा जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बहुत कम है, क्योंकि जैसे ब्राजील है, चीन है, अमेरिका है, ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 65 से 70% के बीच में है। हमारे यहाँ वो 50% के करीब है, यानी कि 15 से 20% लोग कम काम कर रहे हैं। और वजह है कि उनको काम नहीं मिल रहा। तो महिलाएं जो हैं घर पे तो काम करती हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलती है उसकी, है ना। तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जब आदमी को भी जो काम है वो बहुत कम जो मिल रहा है या बहुत कम तनख्वाह पे है। तो ई श्रम पोर्टल सरकार ने बनाया। जब हमारे यहाँ लाखों करोड़ लोग पलायन किए शहरों से गांव की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि भाई कितने हमारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो सरकार ने कहा अच्छा हम एक ई श्रम पोर्टल बना देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे यहाँ 30 करोड़ लोगों ने ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर किया है। तो एक तो ये संख्या पता लगी, है ना। दूसरा, उसमें से 94% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। 10,000 रुपए से कम कमाने का मतलब कि वो गरीबी की रेखा के हैं, आसपास हैं। तो इसलिए ये दिखा रहा है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको संघ का काम नहीं मिल रहा। तो आपने पॉपुलेशन की बात उठाई। देखिए, जब तक हम बेरोजगार रहेंगे तो कोई और हमारे लिए काम करेगा हमें सपोर्ट करने का। जिस दिन हमें प्रोडक्टिव काम मिल जाएगा तो हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन एक एसेट बनेगा अगर हम सबको काम दे सकते हैं। पॉपुलेशन एक बर्डन बन जाएगा अगर हम सबको काम नहीं दे पाएंगे। इसी ने जापान है, साउथ कोरिया है, वहां पे तो हमसे मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी और ज्यादा है। बहुत छोटे राष्ट्र हैं लेकिन पॉपुलेशन अनुपात में ज्यादा है, और उनके पास साधन भी नहीं है, ना उनके पास लोहा है, ना कोयला है, ना कोई है, वो सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर भी इतने उन्नत देश हो गए। तो वो क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सबको काम दिया, सबको ट्रेनिंग दी, सबको एजुकेशन अच्छी दी। हमारे यहाँ एजुकेशन ही अच्छी नहीं है। जो ASER जो असर जिसको बोलते हैं, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है हर साल 2005 से, वो दिखाती है कि आधे बच्चे 5वीं जमात में दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते, तो फिर ड्रॉप आउट कर जाते हैं। मैं तो JNU में देखता था कि बड़ी मुश्किल होती थी, जो बच्चे आते थे उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती थी, हमको उनको ट्रेन करना पड़ता था। अब JNU तो टॉप यूनिवर्सिटी में जब ये हाल है तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज का सोच सकते हैं कि वहां पे किस तरह की पढ़ाई है। तो हम ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे, एजुकेशन भी नहीं दे रहे, स्वास्थ्य का भी नहीं कर रहे और काम भी नहीं जनरेट कर रहे, इसीलिए हमारे यहाँ क्राइसिस है। सर, अगर जैसे बड़े घरानों की बात होती है कि बड़े घरानों के ऊपर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा ध्यान दे रही है, तभी आज वो इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन अगर आम नागरिक है, अभी डॉक्टर अरुण मित्रा से हम रूबरू हुए, उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है वो आवाज ही नहीं उठाता बुलंदी के साथ अपनी, वो पीछे हो जाता है, डर जाता है, या कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाता। तो ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, इनइक्वालिटी है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, आपने बात सही कही कि आम नागरिक आवाज नहीं उठाता। उसकी वजह यह है कि उसको तो गरीबी मतलब बहुत समय से है और उसको मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर जब तक कोई फोर्स मोबिलाइज नहीं करेगा, जैसे ट्रेड यूनियन हुए, ऑपोजिशन पार्टीज हुए, अगर वो मोबिलाइज करते हैं तभी मोबिलाइज हो पाता है। आम नागरिक अपने आप से मोबिलाइज नहीं होता है। तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस समय घबरा गई हैं। जो हमारी लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज की, कहीं ED रेड जाते, कहीं इनकम टैक्स रेड जाती है, तो हट गए। आप देखें BJP जैसे 2013, 12, 14 के आने के पहले रोज सड़क पे आता था, रोज मोबिलाइज करता था कि देखिए इन्फ्लेशन तेज हो गया, जो करप्शन हो रहा है और जो लोगों की जेब पे डाका पड़ रहा है, रोज सड़क पे होता था। आपने देखा पैंडेमिक के दौरान कितनी बॉडीज नदी में बह गई, कितने शैलो ग्रेव्स हुए, कितने लोग हॉस्पिटल के बाहर मर गए, है ना। किसी ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को जो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऑपोजिशन ने मोबिलाइज नहीं किया क्योंकि ऑपोजिशन पीछे हट गया है, ऑपोजिशन घबरा गया है। तो ऑपोजिशन को सामने आना पड़ेगा, तभी जब आम आदमी का मोबिलाइजेशन होगा। लेकिन सर, हमारी इंडियन मेंटालिटी कहती है कि पॉलिटिकल लीडर्स का आम नागरिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वो सिर्फ इलेक्शंस के टाइम जाता है, अदरवाइज वो म्यूचुअल आपस में इतना लड़ने में बिजी है कि आम नागरिक की तरफ ध्यान कैसे जाएगा उनका।
देखिए, ये वजह क्या है? देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए जी और पैसा कहाँ से आएगा? जो अमीर है। बिल्कुल तो सर। इसीलिए हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो अमीर लोग हैं उनके ही तरफ देखती हैं, उन्हीं के हक में करती हैं, गरीब आदमी के हक में नहीं काम करती। इसीलिए आप देखिए 75 साल में जो प्रॉमिस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो डिलीवर नहीं करती हैं। जी इसीलिए आज आम नागरिक भी नहीं जो मानता कि जो लीडरशिप है वो कुछ डिलीवर करेगा। जी बिल्कुल। इसीलिए आज रेवड़ी चाहिए हर एक को। जैसे हम लोगों ने मैनिफेस्टो में मदद किया 2019 के पहले, 2022 के पहले, तो जब सब कुछ अच्छा अच्छा बनाया कि ये होना चाहिए, तो फिर नेता लोगों ने कहा नहीं नहीं आज क्या देंगे हम, क्योंकि जनता कह रही कि आज मेरे हाथ में क्या आएगा, आज मुझे बस का टिकट मिलेगा या मुझे मोटरसाइकिल मिलेगी या मुझे साइकिल मिलेगी या लैपटॉप मिलेगा या 2000 रुपए जो प्रति माह मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। तो इसलिए जो एक क्रेडिबिलिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वो खत्म हो गई है। आम नागरिक को लगता है कि हमें हरदम बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे आज क्या दोगे। अब इसका असर क्या हो रहा है कि इसका असर ये हो रहा है कि सारी सरकारें ज्यादा खर्च कर रही हैं। अब महाराष्ट्र में उन्होंने जो ये लाडली बहना वाली स्कीम के जो उसमें किया, तो उसमें 46,000 करोड़ रुपए जो खर्च होगा, जो वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो नंबर घटा रहे हैं महिलाओं का। और फिर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको बढ़ा देंगे इलेक्शन में आने के बाद, वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें तो 65,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो ये हालत पंजाब के भी हैं, ये हालत हिमाचल में भी हैं, ये जो आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अब दे रही हैं, है ना। जो जिसको प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कहा, तो प्रधानमंत्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया रेवड़ी, क्योंकि उन्होंने किसानों को दिया 6,000 रुपए वगैरह और चीजें देने के उन्होंने प्रॉमिस किया। तो ये सारा का सारा ये है कि क्रेडिबिलिटी सिस्टम की खत्म हो रही है, इसलिए ये सारा हो रहा है। लेकिन सर वर्ल्ड वाइड देखिए तो पॉलिटिकल लीडर्स ही यही कहते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट में अगर ये जो फ्री की सेवाएं लोगों में बांटी जा रही है, जिसके कारण लोग काम ही नहीं करना चाहते, लेजी होते जा रहे हैं, उनको लग रहा है घर बैठे बैठे लेडीज के अकाउंट में पैसे आएंगे, जेंट्स के अकाउंट में पैसे आएंगे, तो कैसे वो काम करेंगे और कैसे अपलिफ्ट होगी हमारे भारत की इकोनॉमी? नहीं, देखिए, ये सारी समस्याएं जो है ना, ये इसीलिए हो रही है कि जो हमें 75 साल में करना चाहिए था वो नहीं किया। हमने कहा कि हम ऊपर ऊपर डेवलपमेंट कर देंगे, वो ट्रिकल डाउन करके नीचे जाएगा, वो ट्रिकल डाउन हुआ नहीं, तो इसीलिए क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इसीलिए हमारी परेशानी बढ़ी है। तो इसलिए हमारी जो भी लीडरशिप हो वो क्रेडिबल हो, जो प्रॉमिस करे वो डिलीवर करे, और खासकर रोजगार पे। रोजगार सबसे अहम चीज है। रोजगार जब होगा तभी गरीबी खत्म होगी, तभी गैर बराबरी कम होगी, तभी लोग मानेंगे कि कुछ उनको मिला। क्योंकि अभी आप अगर उनको साइकिल दे रहे हैं, हो सकता है उसको परिवार को साइकिल की जरूरत नहीं है ना। जब उसकी आमदनी खुद होगी तो अपने आप डिसाइड करेगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं लैपटॉप लूंगा, अगर मुझे साइकिल चाहिए तो मैं साइकिल लूंगा। आज तो जो सरकार दे रही है उसी से मुझे खुश होना पड़ रहा है ना। तो इसलिए एक तरह से डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है। इस सब में एक तरह से ब्राइब चल रहा है कि आपको ज्यादा दूंगा तो आप मुझे वोट करो, है ना। तो हमारी डेमोक्रेसी इससे वीक हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम खुद अपनी जो हमें करना है, हम वो चाहते हैं वही हम करेंगे। लेकिन आज ये करेंगे नहीं, हम आपको देंगे, आप हमें वोट दो, तो एक तरह से ब्राइब ही हो गया। तो ये डेमोक्रेसी को कमजोर बनाएगा और हमारी डेमोक्रेसी और परेशानी में आएगी, तो अर्थव्यवस्था भी परेशानी में आएगी। बिल्कुल सर, जाते जाते हम लास्ट में पूछना चाहेंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जिनके लेकर आवाज उठाई जाती है, आपकी तरफ से भी उठाई जा रही है बीइंग एज इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो जो आवाज है वो किस तरीके से बुलंदी से सरकार तक पहुंचेगी और सरकार किस तरीके से एफर्ट्स कर सकती है, या आम नागरिक किस तरीके से लोगों को, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनकी सपोर्ट में आगे आके भारत की इकोनॉमी की अपलिफ्टमेंट में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज जो आम नागरिक है ना, उसका विश्वास खत्म हो गया है पॉलिटिकल लीडरशिप में, है ना। इसीलिए वो कह रहा है मुझे आज चाहिए, है ना। अब उसको हमें समझाना पड़ेगा कि देखो इससे तो लॉन्ग टर्म में और नुकसान होगा। आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको कुछ समय तक ये पैसा मिलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म की नीतियां और सरकार पे विश्वास तभी होगा जबकि पब्लिक का प्रेशर होगा, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिकल प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है। जब उसको लगेगा कि ये सब करने से मुझे वोट नहीं मिल रहा है, तो वो असली में जो करना है वो करेगा। तो इसलिए जब तक ये जनता जागरूक होगी, जनता को मोबिलाइज करना जरूरी है, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज तभी जो वो करेंगी जब जनता जागरूक होगी, जनता को खुद समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे प्रोटेस्ट? नहीं, प्रोटेस्ट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट के बिना तो सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना। वो तो यही देखती है कि अगर सब चुप है तो जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो इसीलिए आज तो ये लेसन है कि भाई प्रोटेस्ट करे बिना कुछ नहीं मिलने वाला आपको, है ना। तो जो जनता है वो जागरूक होगी, जब प्रोटेस्ट करेगी, तभी जब पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्ड करेंगी, तभी सरकार रिस्पॉन्ड करेगी। सर, आप जेएनयू से यहाँ तक आए हैं, आम पब्लिक तक
क्या ऐसा मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, जैसे बात की कि इनइक्वालिटी के ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं कि किस तरीके से सामाजिक तरीके से जो लोग हैं उन पे बहुत बुरा इफेक्ट इस टाइम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप बीइंग एज इकोनॉमिस्ट क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे आम पब्लिक तक? मैं तो यही कहूंगा कि सबको और ज्यादा जागरूक होना है जी, और जागरूक होके अपनी आवाज उठानी है, तभी जब बदलाव आएगा देश में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ जेएनयू के एक्स प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी। जी हाँ, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो बात तो की जा रही है 5वें नंबर पे पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी वो 9वें नंबर पे है। अब लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। अब इसके ऊपर आम पब्लिक किस तरीके से आवाज उठाती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर आवाज नहीं उठाई जाती या गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो कहीं ना कहीं जो बात की जाती है विकसित भारत की बदलती हुई तस्वीर की, वो बदलती हुई तस्वीर जरूर नजर आएगी, लेकिन वो डाउनफॉल में। तो आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।